आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, हम लोग कक्षा 11 के भौतिक जगत नाम के पहले चैप्टर को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। पिछली कक्षाओं में जो चर्चा हुई थी उसके आगे की चर्चा शुरू करता हूं और उसमें पहली हेडिंग रहेगी आपकी भौतिकी के आधारभूत नियम। भौतिक विज्ञान में वैसे तो बहुत नियम हैं, बहुत परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ परिभाषाएं मुख्य हैं जिन पर भौतिक विज्ञान टिका हुआ है और उन नियमों की संख्या मुख्य रूप से 5 है। कौन से वो आधारभूत नियम हैं और उन नियमों के अंतर्गत हमको क्या जानना समझना है, इस पर चर्चा होनी है। तो जहां बात समाप्त हुई थी उसी के आगे यह हेडिंग लिखिएगा और उसमें लिखिएगा भौतिक विज्ञान में मूल रूप से 5 मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग, कोणीय संवेग, द्रव्यमान और आवेश। 5 राशियां हैं, उन्हीं का संरक्षण नियम है। ठीक है ना? किसका किसका? ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, संवेग का, कोणीय संवेग का, द्रव्यमान ऊर्जा का और 5वां आवेश का। संरक्षण शब्द से परिचित करा दूं। क्यों? क्योंकि जो संरक्षण शब्द है वह संरक्षण शब्द इन 5 में है। तो संरक्षण माने होता है स्थिर, जिसमें बदलाव नहीं हो रहा है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसमें ह्रास नहीं हो रहा है, जिसका ह्रास नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि लाल किला संरक्षित है, ताजमहल संरक्षित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ताजमहल जिस सादगी के साथ, जिस अजूबे के साथ बनाया गया था, जिन सफेदी लिए हुए संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था, वह आज संरक्षित है ना? है नहीं है वो अलग बात है, कहने का अर्थ तो वही होता है। तो संरक्षित रहने का मतलब, संरक्षण करने का मतलब, होने का मतलब हुआ कि वह राशि जैसे थी वैसे ही है। जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम चूंकि कक्षा 9 में आया था, वहां पे आपने किस रूप में समझा था मैं नहीं जानता, लेकिन यह जानिए कि इसका मतलब है कि अगर 9 जूल शुरुआत में एनर्जी थी तो बाद में भी कितनी रहेगी? 9 जूल ही रहेगी, है ना? तो ऊर्जा के मान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसा कब होगा? यह सभी संरक्षण होने के कुछ विशेष नियम हैं, कुछ विशेष स्थितियों में ये संरक्षण नियम लागू होते हैं। तो वो संरक्षण नियम क्या है और किन विशेष स्थितियों में ये लागू होते हैं, अपने आप को संरक्षित रखते हैं, ये हमको जानना समझना है। तो 5 संरक्षण नियम हैं, ठीक है ना? याद रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, द्रव्यमान ऊर्जा, आवेश। नाम ध्यान रहेगा। इंग्लिश में भी नाम है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना? इसको लिखिएगा। अब मैं अपनी बात एक एक को समझाते हुए आगे बढ़ाता हूं। मैं आज लिखूंगा, है ना? ध्यान से सुनिए। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, इसको मैं लिख रहा हूं, तो मैं बोलता जा रहा हूं, सुनते जाइए, लिखिएगा नहीं। इस नियम के अनुसार, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, संरक्षी बलों के अधीन, संरक्षी बलों। अब प्रश्न है कि सर संरक्षी बल तो हम पढ़े नहीं हैं, ये बल तो सुने थे कि बल वह बाह्य कारक है
जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ये तो बल है। लेकिन संरक्षी बल किसे कहते हैं, एक मैं चर्चा कर लूं, कक्षा 11 में यह बात आएगी, संरक्षी बल असंरक्षी बल, लेकिन मैं चर्चा कर लेता हूं। अगर किसी बल द्वारा जो किया गया कार्य है, बल द्वारा किया गया कार्य वापस मिल जाए तो वह संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण पे ये समझिए कि अगर हम किसी, जैसे हवा भरते हैं, उसको दबाएं तो दबाने से हवा निकलती है, तो दूसरा चीज ये हो जाए कि अगर हम हवा डालें उसमें तो वह ऊपर उठ जाए, वह ऊर्जा बल से कोई कार्य होगा, और उस कार्य को अगर हम वापस करें तो हमको पुनः वही बल मिल जाए, तो समझिए वह बल कैसा है, संरक्षी बल। इस पर चर्चा हम लोग आगे बहुत विस्तृत तरीके से करेंगे, अभी केवल शब्द ध्यान रखेंगे, परिभाषा ध्यान रखेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में मैं लिख रहा था। इस नियम के अनुसार संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह, जिसको हम लोग कहते हैं निकाय, की यांत्रिक ऊर्जा। अब ये प्रश्न यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो कक्षा 9 में ही बताया गया है कि एक शब्द है गतिज ऊर्जा और एक शब्द है स्थितिज ऊर्जा, दोनों का ही जो योग है वह कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो परिभाषा क्या बोल रही, संरक्षी बलों के अधीन किसी वस्तु अथवा निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात स्थिर रहती है। ठीक है ना। और क्या, अगर हम इसको व्यापकता प्रदान करें तो व्यापक रूप से ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है, स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और यह जो नियम हुआ इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, इसे ही ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। चलिए अब मैं समझाता हूं। पहला काम तो लिखने का समझ लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा, जहां तक लिखाया गया है उसको लिख लीजिएगा, और अगली हेडिंग लिखिएगा भौतिकी के आधारभूत नियम, और यह बात लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान में मूल रूप से 5 मुख्य नियम हैं, उन नियमों के नाम और उनके अंग्रेजी मायने लिखने हैं, और पहली हेडिंग लिखना है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। तो संरक्षण शब्द माने क्या, संरक्षण माने होता है कि वह अपरिवर्तित रहती है, उस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कब होता है, और यांत्रिक ऊर्जा है क्या, तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो कहा, परिभाषा बनी, थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली बात, संरक्षी बलों के अधीन, ये शर्त है इसकी, क्या संरक्षी बलों के अधीन,
ऐसा ना हो कि हम कार्य कर रहे हों। जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पेट्रोल की जो ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, उससे उसमें ऊर्जा बनती है, उसको कई काम करने पड़ते हैं। केवल गाड़ी ही चलाना होता तो बात ठीक है, हार्न भी बजाना है उसको जो गाड़ी चलते समय आवाज उत्पन्न हो रही है, फटफट की आवाज आ रही है, धुआं निकलते समय जो आवाज आ रही है, वो भी तो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला कौन है? वही पेट्रोल से ही तो जो जैव ऊर्जा है वही तो नष्ट हो रही है। और जैसे घर्षण है, टायर चलता है तो घिसता है, सड़क पर चलने से घिसेगा ही घर्षण बल के कारण। तो ये जो ऊर्जाएं हो रही हैं ये अपव्यय हो रही हैं ऐसे बलों को, जैसे घर्षण बल है ना, तो ऐसे बलों को कहा जाता है असंरक्षित बल। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य होता है वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वह एक तरीके से हमारी जो ऊर्जा है वह व्यय हो जाती है। ऐसे बलों को जिसके कारण जो भी कार्य किया जाए वो हमेशा के लिए व्यय हो जाए, हानि के रूप में जाना जाए, वो असंरक्षित बल है। उसके अलावा जो बल हुआ संरक्षित बल। तो शर्त है संरक्षित बलों के अधीन किसी वस्तु, वस्तु माने अकेली चीज, और वस्तुओं का समूह हो जाता है निकाय। तो इस नियम के अनुसार संरक्षित बलों के अधीन किसी वस्तु अथवा निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात स्थिर रहती है, अपरिवर्तित रहती है। व्यापक रूप से, है ना, क्या ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ही आती है, और ऊर्जा में समस्त प्रकार की ऊर्जाएं आती हैं। ये माना जाता है कि जो भी ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड की जो संपूर्ण ऊर्जा है उसका टोटल मान फिक्स है। हाँ, वह अपने स्वरूप बदलता रहता है ना। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, शेर है, मनुष्य है, अन्य प्रकार के जीव जंतु, हाथी घोड़ा बैल हैं। तो ये जो जैव ऊर्जा है, इस प्रकार से जो ब्रह्मांड में वनस्पतियां हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें जो ऊर्जा है उसका समस्त मान फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो व्यापक रूप में कहा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जितने भी प्रकार के जीव हैं, जीव, मनुष्य, जो जंतु जानवर जिनको आप कहते हैं पशु पक्षी, है ना, वनस्पति भी, तो इनकी कुल संख्या भी फिक्स रहती है ना। ऐसा नहीं कि मनुष्य अगर मान लीजिए 7 अरब हैं और किसी वजह से यह 10 अरब हो जाएं, तो इसका मतलब जो बढ़ोतरी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी की संख्या में कमी कर रही है। अगर यहाँ घटेगा तो कहीं न कहीं बढ़ेगा। तो संपूर्ण विश्व की हर प्रकार की ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, वह अपना स्वरूप बदलते हैं, लेकिन कुल परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह जो बात है वह कहलाती है ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, तो आप ये लिखिएगा पांचों नियम, और पहली हेडिंग के अंतर्गत इस बात को लिखिएगा। इसको और गहराई से समझेंगे जब हम लोग इसके चैप्टर में पहुंचेंगे। ठीक है ना। कौन से चैप्टर में है? एक चैप्टर है, उसका नाम है कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, तो वहां पर इस पर विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, मैं हटा दूं इसको। चलिए, अब हमको पढ़ना है संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण नियम लिखते जाना है। ये जितने भी नियम हैं अधिकांश तो 11 में ही आ जाएंगे, जो बचेंगे वह 12 में पढ़ लेंगे, है ना। अधिकांश इसी 11 में मिल जाएंगे। संवेग संरक्षण नियम, यह नियम क्या है तो ध्यान से देखें अभी, फिर मैं समझा दूंगा, और जब मैं समझा चुकूं और लिख चुकूं तो फिर उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि
किसी निकाय, निकाय माने हो गया वस्तुओं का समूह, तो एक वस्तु हो अथवा वस्तुओं का समूह हो, बात वही है। यदि किसी निकाय पर कार्यरत, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो, बाह्य बल शून्य हो, तो उसका अर्थात निकाय का संवेग, तो उसका संवेग, एक बात है कि यहां जो संवेग होता है उसको कुछ किताबों में रेखीय संवेग कहा जाता है। तो यह जब हम संवेग लिखते हैं तो उसका आशय रेखीय संवेग से ही होता है। रेखीय शब्द क्यों जोड़ता है? क्योंकि इसके बाद जो हेडिंग है वो क्या है? कोणीय संवेग। तो संवेग चूंकि अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग संवेग का नाम सीधे न लिखकर उसके लिए उसके पहले जोड़ देते हैं रेखीय शब्द। तो हम भी जोड़ देते हैं, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो उसका रेखीय संवेग, तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। अभी लिख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग केवल लिखने का काम करें, समझने का काम चैप्टर के समय हो जाएगा। तो ये हेडिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दीजिएगा, और हो सके तो वहां भी चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना? वहां लिख दीजिएगा रेखीय संवेग संरक्षण नियम, ठीक है? हटा दें इसे भी, इसे नोट कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अब अगली हेडिंग क्या थी? अगली हेडिंग थी अपनी क्या, सी पॉइंट में, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम, इसका क्या नियम है वह भी देख लिया जाए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, वहां बाह्य बल शून्य रहता था, यहां बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है ना? ये बात भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग चूंकि कोणीय संवेग नहीं जानते और ऐसा कैसे हो जाता है, इसका निगमन नहीं जानते, ये कैसे परिभाषा बनी है यह भी नहीं जानते, समय आने पर सब चीजें आप जानेंगे, हर शब्द को जानेंगे। बल आघूर्ण किसे कहते हैं, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, यह कोणीय संवेग कैसे संरक्षित रहता है, कैसे स्थिर रहता है, कैसे इसके मान में बदलाव नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखा जाए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। तो यह नियम क्या कहता है? कक्षा 9 में पढ़ा था। एक है नियम, वहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वहां, और उसमें कहा जाता है कि अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान आता है।
तो ध्यान से सुनिए, इस नियम के अनुसार किसी निकाय में संपूर्ण ब्रह्मांड भी आ सकता है, किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, जब हम कहते हैं संपूर्ण द्रव्यमान तो ऊर्जा सहित द्रव्यमान आता है। जैसे आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं शुरुआती दिनों में ही, E बराबर क्या होता है, mc²। तो द्रव्यमान ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान जो जिसको तौल सकते हैं, जिसको हम वजन कर सकते हैं, वो तो द्रव्यमान है ही, और जो ऊर्जा भी है, यहां से हम m बराबर लिख सकते हैं E/c²। तो कहने का मतलब इस ऊर्जा से जो द्रव्यमान आएगा वह भी मिला दिया जाए, तो केवल द्रव्यमान वही नहीं जिसको m से प्रदर्शित करते हैं, जिसको नाप सकते हैं, वह भी द्रव्यमान जो ऊर्जा के संगत बनेगा, है ना, उस द्रव्यमान, उस ऊर्जा वाले द्रव्यमान को भी जोड़ा जाए तो कुल द्रव्यमान, ठीक है ना। तो कुल द्रव्यमान जब मैं कहता हूं, संपूर्ण द्रव्यमान कहता हूं, तो तौलने वाला और एनर्जी के संगत जो द्रव्यमान आएगा वह भी सम्मिलित रहता है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान मतलब क्या, ऊर्जा सहित द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम है। अच्छा, कुछ किताबों में इसको दूसरे तरीके से कहा जाता है। कैसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख ही देता हूं। दूसरे शब्दों में इसको ब्रह्मांड पर लागू कर देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की द्रव्यमान सहित ऊर्जा, ब्रह्मांड की द्रव्यमान सहित ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात संरक्षित रहती है, ठीक है ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान और उस द्रव्यमान के संगत, है ना, उस द्रव्यमान के संगत जो अन्य प्रकार की ऊर्जाएं बनी हैं, उनको भी हम अगर द्रव्यमान में बदल दें तो ये जो कुल द्रव्यमान प्राप्त होगा वह नियत रहता है। एक बात मैं और आपको बताऊं, एक समय था कक्षा 9 में ही, उसमें बताया गया था कि यहां पर अगर आप 6 ग्राम लेंगे, अभिक्रिया के पहले 6 ग्राम लिए, तो नियम के हिसाब से तो अभिक्रिया के बाद भी 6 ग्राम ही मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में 5.8 ग्राम मिला। बड़ी समस्या हो गई कि द्रव्यमान तो संरक्षित ही नहीं है, इधर 6 ग्राम, जो मिल रहा है वह 5.8 ग्राम। ये थोड़ा सा जो फर्क है, 0.2 ग्राम का फर्क है, वो कहां गया। तो उसमें देखा गया था कि यहां पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। वह जो ऊर्जा मुक्त होती थी, वह ऊर्जा उत्पन्न कहां से होती थी, इसी द्रव्यमान से उत्पन्न होती थी। तो इस ऊर्जा से जब द्रव्यमान की गणना की गई तो वह वही आया जो कम पड़ रहा था। मतलब द्रव्यमान
6 था, इधर भी 6 है, लेकिन 6 में हिस्सेदारी एक तौलने वाले की है और एक ऊर्जा से प्राप्त द्रव्यमान है। दोनों को मिलाएंगे तब बराबर आया था। तो 6 लेने पर 6 बनना चाहिए, बनता नहीं था। कभी कभी थोड़ी सी समस्या हो जाती थी, तो लोगों ने कहा कि जो द्रव्यमान तौल रहे हैं उसको भी और जो ऊर्जा निकल रही है उसको भी इस सूत्र से, अगर मान लीजिए 9 गुणित 10 की घाते 16 है, 80 का मान 3 गुणित 10 की घाते 8 होता है, स्क्वायर करेंगे तो ये भी इतना हो जाएगा, 1 ग्राम आया, है कि नहीं। तो अगर 1 ग्राम किलोग्राम जो भी आएगा तो इतनी एनर्जी से हमें जो द्रव्यमान मिलेगा 1 ग्राम या 1 किलोग्राम मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये, जो कुल द्रव्यमान है वह तौला ही जाए जरूरी नहीं है, ऊर्जा को भी किसमें बदले, द्रव्यमान में। ऊर्जा से भी द्रव्यमान, जो तौल सके वह भी द्रव्यमान, यह संपूर्ण द्रव्यमान संरक्षित रहता है, उसका मान कभी बदलता नहीं है। यही है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। द्रव्यमान तो वह है ही जिसे तौल सकते हैं, ऊर्जा के संगत भी द्रव्यमान लिया जाए तो जो कुल द्रव्यमान है वह संरक्षित रहता है। अगली और अंतिम हेडिंग ई, आवेश संरक्षण नियम, है ना। यह भी बहुत आसान शब्दों में कहा जाने वाला है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय, इस नियम के अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश, किसी निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है ना। यही आवेश संरक्षण का नियम है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो लोगों का कहना था कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है ना। किसी बिंदु पर, किसी संधि पर, जैसे मान लीजिए ये कई तारे हैं, तो इस पॉइंट पर जितना आवेश है, मान लीजिए 10 कूलाम का आवेश है, कुछ आवेश आ रहे हैं तो कुछ जाएंगे भी, केवल आने का सिस्टम तो हो नहीं सकता, जाने का भी होगा। तो आने जाने से जितना आएगा उतना चला जाएगा। 5 आया, 5 आया, मान लीजिए 3 ही आया तो 8 चला जाएगा। यहाँ 10 कूलाम पहले भी था, 10 कूलाम बाद में भी रहा। कुछ ने कहा कि सर आया तो, लेकिन यह क्यों नहीं देखते कि जा भी तो रहा है, तो जितना है वहां वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। इसको एक गड्ढे जैसा समझिए, जहां पानी आ रहा है, जितना पानी आ तो रहा है लेकिन गड्ढा जितना लेना था वह पानी ले चुका है, अब पानी वहां टिकेगा नहीं, जितना टिकना था टिक चुका है, अब जितना आना होगा उतना ही चला जाएगा। जैसे आप पानी बहते हुए देखें खेत में, तो एक गड्ढा है मान लीजिए, पानी तो आ ही रहा है लेकिन जितना आ रहा है उतना चला जा रहा है, उस जगह पानी की मात्रा का अतिरिक्त संचयन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यही बात है आवेश संरक्षण के नियम की। यह ऐसा नियम है जो आप कक्षा 12 में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के बारे में भी आपको इस कक्षा 11 में मिल जाएगा। तो शुरू के 4 नियम कक्षा 11 में मिलेंगे, यही चैप्टर, यही नियम आपको कक्षा 12 के प्रथम अध्याय में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 5 नियम मैंने लिख दिए हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिएगा, किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर ऐसा सोचिएगा कि हमको याद है कि नहीं। हमें याद हो जाए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, रोज रोज का लिखिए, रोज रोज का याद करिए, बात समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो मन लगा के पढ़िए, नोट्स व्यवस्थित बनाइए, जितना पढ़ाया लिखाया जाए उसको किताब से पढ़िए, याद भी करते रहिए। दिन भर जैसे जैसे करेंगे याद होता जाएगा, बात समाप्त हो जाएगी। मेरी बात यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।